हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इसका मतलब होता है फर्मनेस। ठीक है, फर्मनेस फर्मनेस मतलब क्या होता है? सख्तपन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करिए हमारे पास कोई मास है। ठीक है, सॉइल का मास है। सॉइल के मास के अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो इसके अंदर वॉइड्स है, उन वॉइड्स के अंदर हमारे पास पानी फिल होगा। पानी फिल होने के बाद सॉइल किस कंडीशन में पहुंच जाएगी? सॉइल हमारी सेचुरेटेड कंडीशन में यहाँ पे पहुंच जाएगी। सेचुरेटेड कंडीशन में पहुंचने के बाद भी इसके वॉल्यूम में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो वाटर है अभी वो ओनली वॉइड्स के अंदर गया है। अगर हम कंटिन्यूसली इसके अंदर पानी डालते जाएंगे तो धीरे 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 इसका मास बढ़ेगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, तो एक टाइम के बाद ये सॉइल हमारी बहने लग जाएगी। तो ये बहने का गुण ही हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, कि हमारी सॉइल ड्राई से बहने के गुण में आने को ही हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होता है। यहाँ पे अटरबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने इस पे एक एनालिसिस करी थी, वो आज हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें अटरबर्ग ने कुछ लिमिट्स दी थी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल पे, वो हम समझते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास कोई सॉइल मास है। ठीक है, सॉइल का कोई मास है। अब इसके अंदर हम वाटर डालेंगे। वाटर डालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? मैंने बताया आपको, इसके वॉइड्स फिल होंगे। वॉइड्स फिल होंगे और धीरे धीरे हमारी जो ड्राई सॉइल है, ये हमने ड्राई सॉइल ली है यहाँ पे। ठीक है, अब ड्राई सॉइल के अंदर हम वाटर डालेंगे तो वाटर डालने के बाद सबसे पहले जो हमारे वॉइड्स है वो फिल होंगे। वॉइड्स फिल होंगे तो हमारी सॉइल ड्राई से सेचुरेटेड कंडीशन में यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही सॉइल हमारी सेचुरेटेड कंडीशन में रहेगी तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमारे वॉइड्स के अंदर वाटर गया है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे यहाँ पे वाटर डालते रहेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हम वाटर डालेंगे तो इसका जो हमारा ड्राई सैंपल है उसका वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। धीरे धीरे जब हम पानी और डालेंगे तो वो एक समय बाद ऐसा होगा कि वो हमारे पास बहने का गुण आ जाएगा। वो जो हमारे पास सैंपल था, सॉइल सैंपल, वो धीरे धीरे बहने लगेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो सॉइल सैंपल था वो हमारा सॉलिड कंडीशन में था। ठीक है, धीरे धीरे वो हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर चला गया। तो इसी को ही हमारे पास अटरबर्ग ने एनालाइज करा था कि जैसे जैसे हम पानी डालते हैं तो सबसे पहले वो हमारा यहाँ पे सेचुरेटेड कंडीशन में होता है। फुली सेचुरेटेड होने के बाद भी अगर हम पानी डालते रहते हैं तो वो धीरे धीरे एक समय बाद पानी बन के बहने लगेगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लिक्विड स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहले सॉलिड स्टेट में था, फिर ये लिक्विड स्टेट में। तो जो बीच के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सॉइल सैंपल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। धीरे धीरे वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है चेंज, मतलब सेचुरेटेड होना स्टार्ट होता है। सेचुरेटेड होने के बाद वो धीरे धीरे प्लास्टिक गुण आ जाता है उसके अंदर। धीरे धीरे हमारी सोइल जैसे जैसे हम गीली करेंगे, आपने देखा होगा कि हम जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो एक लिमिट तक ही उसके अंदर हम पानी डालते हैं ताकि उसका प्लास्टिसिटी का गुण बना रहे और हम उसको जिस मोल्ड में, जिस शेप में डालना चाहे वो उस शेप में ढल जाए। तो जैसे जैसे हमने पानी डाला वो एक समय बाद प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। अगर हम उसमें और पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी? प्लास्टिक से चेंज होके लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाएगी। तो ये इसी का हमें यहाँ पे एनालाइज करना है कि हमारी जो सॉइल होती है वो सॉलिड से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक और प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होती है। तो यहाँ पे अटरबर्ग ने हमें एक वाटर कंटेंट के बीच ग्राफ दिया था। उस ग्राफ से हम इस सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट को हम समझते हैं। तो अटरबर्ग ने हमारे यहाँ पे वाटर कंटेंट, ठीक है, का एक ग्राफ बनाया जो हम देखते हैं। तो वाटर कंटेंट हमारा एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है,
वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, और हमारा जो वाई एक्सिस में है वो वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि हमने सबसे पहले हमारा सोइल सैंपल था वो किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। जैसे जैसे हमने उसके अंदर पानी डाला वो धीरे धीरे किसमें चेंजेस हुआ, वो धीरे धीरे हमारा सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर गया। सेमी सॉलिड स्टेट से वो धीरे धीरे हमारे पास कहाँ गया, धीरे धीरे प्लास्टिक स्टेट के अंदर आया। ठीक है, प्लास्टिक से लिक्विड। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा वाटर कंटेंट और वॉल्यूम है वो सेम है सॉलिड स्टेट के अंदर। ऐसा क्यों है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अगर हम पानी डालेंगे ड्राई सैंपल के अंदर तो सबसे पहले ड्राई है मतलब उसके अंदर वॉइड्स है, ये कंफर्म बात है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर वॉइड्स है तो सबसे पहले हमारे वॉइड्स फिल होंगे, वॉइड्स के अंदर पानी जाएगा तो जो हमारा ड्राई सैंपल था उसके अंदर जगह है, उस जगह के अंदर ही पानी गया है। तो जो पानी गया है वो उसी वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे फिल हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास हम वाटर, इस वाटर कंटेंट के अंदर हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है वॉल्यूम में, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि वो सेम लाइन है। जैसे जैसे हम पानी डालेंगे तो वो किस में जाएगा, सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर जाएगा। एसएस आप समझ जाइएगा, सेमी सॉलिड स्टेट। सेमी सॉलिड स्टेट से वो किस में गया, हमारा प्लास्टिक स्टेट में गया। ठीक है, प्लास्टिक से हमारा लिक्विड स्टेट में गया। तो यहां से हमारे पास ये ग्राफ बना है, ये अटरबर्ग ने हमें ग्राफ दिया था कि हमारे पास जो सोइल सैंपल होता है वो सबसे पहले सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे जैसे हम पानी डालते हैं वो सेमी सॉलिड में चेंज होता है, सेमी सॉलिड से वो प्लास्टिक में, प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में हमारा चला जाता है। तो यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी सोइल क्या हुआ, सॉलिड से सेमी सॉलिड स्टेट में गई, तो इसे हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, फिर सेमी सॉलिड से हमारी किस स्टेट में गई है, प्लास्टिक स्टेट में, तो इसको हम प्लास्टिक स्टेट कहते हैं। प्लास्टिक से हमारी लिक्विड में गई है तो उसको हम लिक्विड लिमिट यहाँ पे कहते हैं। जो हमारे पास लिक्विड लिमिट आई है, प्लास्टिक लिमिट आई है, श्रिंकेज लिमिट आई है, उनका हम एनालिसिस या डिटेल में करेंगे। और एक बात का और मैं बता देता हूं आपको, जो ये हमारा ग्राफ है इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स या कर्व, कर्व बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के बीच हमारा ग्राफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी कर्व। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी कर्व है। अब हम इन डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है और श्रिंकेज लिमिट हमारे पास क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे लिक्विड लिमिट की। ठीक है, लिक्विड लिमिट हमारे पास क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का था। ठीक है, सबसे पहले हमारे बॉटम में ये था, उसके बाद हमारे पास ये इस तरीके से हमारा, मैं इसको सीधा बनाता हूं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया है। ठीक है, ये है हमारा वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिक्विड लिमिट की। अब लिक्विड लिमिट हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं लिक्विड लिमिट को, कि अगर हमारी सोइल प्लास्टिक से लिक्विड में चेंज होती है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिक्विड लिमिट बोल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में अगर चेंज होता है तो उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट कहते हैं। कि हमने पानी डाला, पहले हमारा सेमी सॉलिड में चेंज हुआ, फिर प्लास्टिक में, और प्लास्टिक से लिक्विड में चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, WL लिक्विड लिमिट कहते हैं। ठीक है, या फिर हम एक और बात यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मिनिमम वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट at which soil has tendency to flow। कहने का मतलब क्या हुआ कि मिनिमम वाटर कंटेंट, मतलब मिनिमम वाटर कंटेंट
उसके उस कंटेंट की वजह से भी हमारी सॉइल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर यहाँ पे शो करती है, उसे भी हम यहाँ पे लिक्विड लिमिट कहते हैं। क्या होता है, प्लास्टिक से हमारी लिक्विड में चेंज होती है, उसे हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। या फिर मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो, उसमें बहने का गुण आ जाए तो वो हमारी क्या हो जाती है, लिक्विड लिमिट यहाँ पे कहलाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट आपको समझ में आ गया होगा। अब लिक्विड लिमिट यहाँ पे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मेथड होते हैं हमारे पास दो। फर्स्ट होता है कैसे ग्रांडे, ठीक है, और सेकंड होता है कौन पेनिट्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ लिक्विड लिमिट निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है कैसे ग्रांडे और सेकंड होता है कौन पेनिट्रेशन मेथड। तो सबसे पहले हम कैसे ग्रांडे को देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैसे ग्रांडे लिक्विड लिमिट एपरेटस। तो ये आप देख पा रहे होंगे डायग्राम यहाँ पे, ये हमारे पास कैसे ग्रांडे इक्विपमेंट है। जो ये हमारे पास कटोरी आपको दिख रही है, कटोरी नुमा, इसके अंदर हम सोइल को यहाँ पे फिल करते हैं। सोइल को फिल करने के बाद उसको हम, आप यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास यहाँ पे दो टूल होते हैं। एक होता है ये हमारे पास कैसे ग्रांडे टूल, ये हमारे पास कैसे ग्रांडे एपरेटस होता है, और ये होता है हमारे पास ASTM टूल, ठीक है। इन दोनों टूल्स से यहाँ पे हम अलग अलग एनालाइज करते हैं, और यहाँ पे जो हम सोइल लेते हैं उस सोइल को हम यहाँ पे कट करते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोस पे यहाँ पे उसको हिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो ऊपर नीचे यहाँ पे टच होती है। टच होने के कारण हमारी सोइल आपस में मिलती है। वो मिलने के टाइम को ही यहाँ पे हम नोट करके वाटर कंटेंट, हमारी लिक्विड लिमिट निकालते हैं। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। आप यहाँ पे एक और डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने सोइल फिल करी है। सोइल हम इस तरीके से फिल करने के बाद उसको हमारे पास एक तो ASTM टूल होता है, एक होता है कैसे ग्रांडे एपरेटस। इन दोनों से हम अलग अलग यहाँ पे कट करते हैं। आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कट करने के बाद, जैसे हमने ये कट कर दिया है, अब कट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे दोनों पोर्शन में हमारे पास गैप आपको दिख रहा है। गैप हमारे पास होने के बाद हम ब्लोस को हम यहाँ पे घुमाते हैं। घुमाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी सोइल यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ मतलब 12 mm यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जितने नंबर ऑफ ब्लोस पे यहाँ पे मिलती है वहां पे हम रीडिंग नोट कर लेते हैं, और यहाँ से हम लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारी सोइल आपस में मिलना स्टार्ट हो गई है। तो जब ये मिलना स्टार्ट होती है तो उसी समय हम यहाँ पे इसकी लिक्विड लिमिट आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ब्लोस से। हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हम ग्रूविंग टूल्स यहाँ पे यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट हमारे पास है कैसे ग्रांडे, ठीक है, कैसे ग्रांडे एपरेटस। इसके अंदर जब हम सॉइल को कट करते हैं तो कट करने के बाद हमारे पास क्या क्या आता है। जब हम कैसे ग्रांडे एपरेटस से जब सॉइल को कट करते हैं तो जो ये बॉटम के अंदर हमें दिख रहा है वो हमारे पास होता है 2 mm, ठीक है। 2 mm बॉटम के अंदर जो आपको ये जगह दिख रही है, जो ये डायामीटर आया है हमारे पास, हम सॉइल को हटाएंगे तो सॉइल हमारी 2 mm बॉटम के अंदर हटती है, ठीक है। 11 mm हमारी यहाँ पे टॉप में हटती है, बॉटम के अंदर कम और टॉप के अंदर थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। 11 mm है ये, और हमारी 8 mm डीप होती है, ठीक है। जो डीपनेस होती है वो हमारी 8 mm होती है। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारी टॉप के अंदर 11 mm क्यों आया है। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास ये कैसे ग्रांडे एपरेटस है, तो ये बॉटम के अंदर हमारे पास एक कोन की तरह है, आप देख पा रहे होंगे कोन है। तो बॉटम के अंदर हमारा 2 mm आया है और टॉप के अंदर यहाँ पे 11 mm आया है, क्योंकि ये वी शेप के अंदर है। वी शेप में होने के कारण यहाँ पे हमारे टॉप में ज्यादा आई है थिकनेस और बॉटम में कम आई है। अब हम बात करते हैं ASTM टूल की, ठीक है। अब ASTM टूल की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड जो एपरेटस है ASTM टूल, ठीक है।
अब ASTM टूल के अंदर भी जो हमारी बॉटम में होता है वो 2 mm ही होता है, ठीक है। 13.6 mm हमारा टॉप में होता है और यहाँ पे 10 mm डीप होता है। तो ये आपको याद रखना ही, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि ASTM टूल से हम जो ग्रूविंग टूल होता है कैसे ग्रांडे एपरेटस में जब हम सोइल को कट करते हैं तो बॉटम में हमारे पास थिकनेस कितनी होती है 2 mm, टॉप में 13.6 mm और डीप कितना होता है 10 mm डीप, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ से आपको ये नोट कर लेना चाहिए, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है, आप यहाँ पे नोट लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। नोट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट कैसे ग्रांडे हम किस टाइप की सोइल के लिए यूज करते हैं, तो कैसे ग्रांडे हम यूज करते हैं फॉर फाइन ग्रेन सोइल के लिए, ठीक है, फाइन ग्रेन सोइल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम ASTM टूल की। ASTM हमारा यूज होता है फॉर सैंडी और फाइन सोइल के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए, कैसे ग्रांडे हमारा फाइन ग्रेन सोइल के लिए यूज होता है और ASTM हमारा सैंडी और फाइन सोइल के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। और कुछ हमारे पास और पॉइंट है कि जब हमारी सोइल, आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे होंगे कि हमारे पास हमने यहाँ पे कट तो कर दिया, पर कट करने के बाद ये हमारे जो रीडिंग लेते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड रीडिंग हम लेते हैं, स्टैंडर्ड रीडिंग हम नंबर ऑफ 25 ब्लोस, ठीक है। जो हमारे पास 25 ब्लोस करने के बाद जो हमारी सोइल मिलती है वही हमारी स्टैंडर्ड यहाँ पे रीडिंग होती है। 25 ब्लोस हमने स्टैंडर्ड यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल हम जो कैसे ग्रांडे में जो हम लिक्विड लिमिट चेक करते हैं वो नंबर ऑफ ब्लोस कितने होने चाहिए, 25 होने चाहिए, ठीक है। और जो हमारी सोइल मिलती है वो सोइल हमारी 12 mm पे मिलती है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, जो 12 mm हमारी होती है वो सोइल यहाँ पे मिलती है नंबर ऑफ 25 ग्लोस पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कैसे ग्रांडे एपरेटस कंप्लीट हो गया है। मेन पॉइंट क्या है कि कैसे ग्रांडे हमारे पास, अगर हम कैसे ग्रांडे एपरेटस से कट करते हैं तो यहाँ पे 2 mm बॉटम में, 11 टॉप और 8 mm डीप। ASTM के अंदर भी इसी तरीके से टॉप, बॉटम और डीप में हमारे पास अलग अलग डाया है, ठीक है। हम कट करते हैं, कट करने के बाद 25 ब्लोस पे हमारे 12 mm पर मिलती है सोइल। कैसे ग्रांडे हमारा फाइन ग्रेन सोइल के लिए यूज होता है और ASTM हमारा सैंडी सोइल और फाइन सोइल के लिए हम यूज करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा एपरेटस कुछ इस तरीके का होता है, मैंने आपको बताया अभी। ये हमारा एपरेटस होता है, ये हमारा कैसे ग्रांडे, यहाँ से हम उसको घुमाते हैं, घुमाने के साथ ये ऊपर नीचे होता है। तो ये जो हमारा नीचे आप बेस देख रहे हैं, ये बेस है, इस पे हमारी ये कटोरी टकराती है बार बार, तो सोइल आपस में मिलने का गुण यहाँ पे करती है, मिलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लोस आते हैं, यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आती है, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लिक्विड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये कैसे ग्रांडे और ये ASTM टूल है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कैसे ग्रांडे के थ्रू हम लिक्विड लिमिट निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट हमारा क्या होता है, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास एपरेटस होता है। इस एपरेटस के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये बॉटम के अंदर हमारे पास कटोरी नुमा है, आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे एक कटोरी नुमा देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास यहाँ पे कटोरी टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। इस कटोरी के अंदर हम सोइल सैंपल को यहाँ पे डाल देते हैं, जिस तरीके से हमने कैसे ग्रांडे मेथड के अंदर हल्का सा पेस्ट बना के डाला था, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसमें फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम ये कोन, आपको दिख रहा होगा, इस कोन को हम सोइल सैंपल के टॉप पे टच कर देते हैं। कैसे, जैसे सपोज करिए हमारे पास ये कोन है और ये हमारे पास सोइल सैंपल है। तो इस तरीके से हम सोइल सैंपल के टॉप से यहाँ पे इस कोन को टच कर देते हैं
और यहाँ पे हम रीडिंग को, जो हमारे पास ये रीडिंग डाटा है, यहाँ पे इसको हम 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद हम कोन को छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं, और 25 सेकंड, टोटल कितने सेकंड तक? 25 नहीं है हमारे पास, टोटल हम 30 सेकंड, 30 सेकंड तक इस कोन को छोड़ देते हैं। तो ये कोन धीरे 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 हमारा सॉइल को पेनिट्रेट करता हुआ अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 30 सेकंड का हम वेट करते हैं कि 30 सेकंड के अंदर हमारा कोन कितनी थिकनेस, कितना डीप यहाँ पे चला जाता है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद हम यहाँ पे रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 30 सेकंड होता है, और जो हमारे स्टैंडर्ड, जो हमारा लिक्विड लिमिट आता है वो 25 mm तक आता है। कि हमारे पास सॉइल सैंपल होता है, सॉइल सैंपल के अंदर अगर हमारा कौन 25 mm तक जाता है तो वो हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे पेनिट्रेशन होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारा लिक्विड लिमिट निकालते हैं। तो आपको ये कौन पेनिट्रेशन टेस्ट समझ में आ गया होगा। हमारे पास ये नीचे बाउल्स होते हैं, बाउल के अंदर हम सॉइल सैंपल को डालते हैं। सॉइल सैंपल को डालने के बाद हम कौन को सॉइल सैंपल के टॉप में टच कर देते हैं। टच करने के बाद हम 30 सेकंड के लिए इसको फ्री छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होगा तो हम देखते हैं कि जो हमारा कौन है वो 25 mm डीप जाता है। तो 25 mm हमारा डीप होता है, वहां पर ही हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड लिमिट हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिक्विड लिमिट आसानी से निकाल सकते हैं। ये कौन पेनिट्रेशन हमारा टेस्ट यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं फ्लो कर्व। फ्लो कर्व क्या होता है? फ्लो कर्व, फ्लो कर्व मतलब हमारा जो यहाँ पे, एक सेकंड में डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। फ्लो कर्व मतलब ये होता है कि जो हमारा वाटर कंटेंट, ठीक है, और लॉग स्केल के बीच में जो हमारा ग्राफ बनता है यहाँ पे, वो हमारा फ्लो कर्व कहलाता है। वाटर कंटेंट हमारा यहाँ पे y डायरेक्शन में होता है, और लॉग स्केल हमारा यहाँ पे x एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा वाटर कंटेंट और लॉग स्केल के बीच में जो ग्राफ बनता है, तो जो हमारा वाटर कंटेंट और लॉग स्केल नंबर ऑफ ब्लोस, यहाँ पे है लॉग स्केल नंबर ऑफ ब्लोस के लिए। तो जो हमारा वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोस के बीच में जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में यहाँ पे बनता है। ये कैसे बनता है कि अगर हम देखें कि हम अलग अलग ब्लोस पे अलग अलग हमारे पास वाटर कंटेंट आएगा, उनका हम कैलकुलेशन यहाँ पे करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ फ्लोस इन टर्म ऑफ लॉग, वो हमारा फ्लो कर्व होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या होता है? फ्लो इंडेक्स, आपको फ्लो कर्व समझ में आ गया होगा। वाटर कंटेंट और लॉग स्केल ऑफ नंबर ऑफ ब्लोस के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमारा फ्लो कर्व होता है, और फ्लो कर्व के अंदर हमारे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनती है। अब बात करते हैं फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स हमारा जो ये स्लोप होता है, जो स्लोप ऑफ द कर्व, वो हमारा यहाँ पे फ्लो इंडेक्स होता है। स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो इंडेक्स हम क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ फ्लो कर्व इज कॉल्ड फ्लो इंडेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोप हम कैसे निकालेंगे। सपोज करिए ये हमारे पास यहाँ पे रीडिंग हम लेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास N1 है और ये हमारे पास W1। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोस N1 है। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोस N2 है, और यहाँ पे वाटर कंटेंट W2 है। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा? W2 माइनस W1, कि पहले हमारे पास जो स्लोप आया है और दूसरी बार जो स्लोप आया है, डिवाइडेड बाय ये लॉग की टर्म है, तो लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है।
आपको पता है कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स हमारे पास होता है, और यहाँ पे n2 माइनस n1 होता है। तो माइनस n2 माइनस n1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n2 अपॉन n1। तो आपका यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स की टर्म में अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ये फॉर्मूला निकल के आता है, जो हमारा फ्लो इंडेक्स को यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास प्लास्टिक लिमिट की। हमने यहाँ पे लिक्विड लिमिट पढ़ लिया है, फ्लो इंडेक्स, फ्लो कर्व क्या होता है वो समझ लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट से पहले मैं आपको फ्लो इंडेक्स में एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास जो फ्लो इंडेक्स होता है, अगर अगर हमारे पास वाटर कंटेंट, ये आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इसको, कि अगर हमारे पास वाटर कंटेंट ग्रेटर है तो यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी भी ग्रेटर होगी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी यहाँ पे ग्रेटर होगी, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर हमारी शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। कि मैं अगर किसी सैंपल के अंदर जितना ज्यादा पानी डालूंगा वो उतनी ही ज्यादा यहाँ कंप्रेसेबल होगी, और उतनी ही हमारे पास यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ कम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे प्लास्टिक लिमिट की। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, मैं आपको फिर से कर्व से समझाता हूं। तो यहाँ पे आप ग्राफ में मैंने आपको बताया था, हमारी सॉइल सैंपल पहले ड्राई होती है, ड्राई से सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से लिक्विड में यहाँ पे चेंज होती है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे प्लास्टिक लिमिट की। तो प्लास्टिक लिमिट क्या हो जाएगा, वह वाटर कंटेंट जहां पे हमारी सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में चेंज होती है, वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, वह वाटर कंटेंट जहां पे हमारी सॉइल सेमी सॉलिड वाले, अपना जो सेमी सॉलिड गुण होता है, उस सेमी सॉलिड गुण से वो प्लास्टिक वाले गुण में अगर चेंज होती है, तो वही हमारा यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट होता है। या फिर मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज रिमेन प्लास्टिक, मतलब वह वाटर कंटेंट जहां पे हमारी सोइल प्लास्टिक में ही रहती है, वह भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा प्लास्टिक लिमिट क्या होता है हमारे पास, कि हमारी सोइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में चेंज होती है, तो वो हमारा प्लास्टिक लिमिट कहलाता है। और हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट है प्लास्टिक लिमिट को चेक करने के लिए, कि जब भी हम, हमारी जो प्लास्टिक लिमिट के अंदर सोइल होगी, सोइल को हम जब यहाँ पे 3 mm थ्रेड, 3 mm थ्रेड बनाएंगे, तो थ्रेड बनाने के बाद अगर वो टूट जाती है, 3 mm से ज्यादा या कम होने के बाद, 3 mm से कम होने के बाद अगर वो टूट जाती है, तो वहां पे वो हमारी प्लास्टिक लिमिट को शो करती है। ठीक है, कि मतलब ये हुआ कि 3 mm के जब हम थ्रेड बनाएंगे, तो थ्रेडिंग के टाइम अगर वो रोलिंग करते समय अगर वो टूट जाती है, क्रम्बल मतलब होता है टूट जाना। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, आप डायग्राम में देखेंगे कि ये हमारे पास, हमने यहाँ पे एक सोइल सैंपल लिया है जो प्लास्टिक स्टेट के अंदर है। इस प्लास्टिक स्टेट के सैंपल को अगर हम यहाँ पे थ्रेडिंग करेंगे, मतलब एक रोल बनाएंगे, किसी प्लेट पे हार्ड सरफेस पे रोल बनाएंगे, तो 3 mm में अपना डाया चेंज करने के बाद अगर वो टूट जाती है, तो वही हमारी क्या होती है, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट कहलाती है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि हमारे जो थ्रेडिंग है वो यहाँ पे टूट गई है, क्रम्बल हो गई है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्लास्टिक लिमिट कहलाता है। आप समझ गए होंगे। तो प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, कि वह वाटर कंटेंट जहां पे हमारी सोइल सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज होती है, तो वो हमारा कहलाता है प्लास्टिक लिमिट। या फिर हम एक और बात कह सकते हैं कि जब हम 3 mm के थ्रेडिंग करेंगे, तो थ्रेडिंग करते
3 mm का थ्रेड बनने के बाद अगर वो टूट जाती है रोलिंग करते हुए, तो वो हमारी प्लास्टिक लिमिट को शो करती है। तो यहाँ पे हमने लिक्विड लिमिट कंप्लीट कर लिया है, प्लास्टिक लिमिट। अब हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट की। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हम श्रिंकेज लिमिट देखते हैं। श्रिंकेज लिमिट क्या होगी कि हमारे पास कोई ड्राई सैंपल था, ठीक है, ड्राई सैंपल था, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला, तो सबसे पहले वो क्या हुआ, वर्ड्स फिल हुए। वर्ड्स फिल होने के बाद वो हमारे पास एक क्या हो गया, सेचुरेटेड हमारे पास सैंपल हो गया। तो मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज फुली सेचुरेटेड इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट। कि मिनिमम पानी मतलब थोड़ा सा पानी डालने के बाद भी अगर हमारी सोइल यहाँ पे सेचुरेटेड हो जाती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड से श्रिंकेज लिमिट से पहले हमारी सोइल क्या होती है, यहाँ पे पार्शली सेचुरेटेड होती है। पर जब हमारी सोइल श्रिंकेज के अंदर एड आती है, तो वहां पे वो क्या होती है कि पूरे वो एड्स वर्ड्स फिल हो जाते हैं, तो हमारी सोइल क्या हो जाती है, फुली सेचुरेटेड। तो मिनिमम वाटर कंटेंट जहां पे हमारी सोइल फुली सेचुरेटेड हो जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। श्रिंकेज लिमिट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे हम श्रिंकेज लिमिट को 3 स्टेजेस से समझते हैं। ये मैं डायरेक्ट डायग्राम आपके लिए बना दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेज 1 की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉइल है यहाँ पे और ये वाटर है, तो ये क्या है, फुली सेचुरेटेड है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में फुली सेचुरेटेड है, सेकंड के अंदर पार्शियली सेचुरेटेड है, हमारे पास ऊपर कुछ खाली जगह है, नीचे वाटर है और ये सॉइल सैंपल है। तो थर्ड स्टेज के अंदर ये हमारा यहाँ पे एयर ड्राइड सैंपल है। ठीक है, एयर और यहाँ पे हमारे पास मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्टेज थर्ड है वो हमारे पास ड्राई सैंपल है, स्टेज सेकंड पार्शियली सेचुरेटेड और स्टेज फर्स्ट फुली सेचुरेटेड है। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेज फर्स्ट में हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम 1, मास क्या हो जाएगा m1। ठीक है, और मास ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा ms। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेकंड के अंदर सेकंड में टोटल वाटर तक हमारे पास वॉल्यूम v2 और मास m2 हो जाएगा। अब जो ये खाली जगह है हमारे पास, इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम v1 में से v2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम बात करें, जो हमारा v2 है और जो ये v3, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि इसका वॉल्यूम भी v2 है और इसका वॉल्यूम भी यहाँ तक है, सेम हाइट तक हमारे पास वॉल्यूम है। तो v3 बराबर v2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास मास ऑफ वाटर इन स्टेज वन के अंदर हमारे पास मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, m1 माइनस ms। कि हमारे पास टोटल में से अगर हम यहाँ पे सॉलिड को हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे वाटर का मास आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास 3 स्टेज है। फर्स्ट है फुली सेचुरेटेड, सेकंड है ड्राई पार्शली सेचुरेटेड और थर्ड है हमारे पास ड्राई। ठीक है, हमने अलग अलग यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे मास यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा स्टेज 1 में m1 माइनस ms। सेकंड अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे लॉस हो रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ वॉल्यूम में लॉस हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑफ मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1 एंड सेकंड। कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम यहां तक थी और सेकंड के अंदर वॉल्यूम हमारी यहां पर ही रह गई। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेज के अंदर लॉस हुआ है, वो लॉस क्या हुआ है हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पे V1 फर्स्ट का वॉल्यूम था और V2 सेकंड का, और लॉस क्या हुआ है गामा W वाटर का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V1 माइनस V2 रो
W और मास ऑफ वाटर स्टेज 1 के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे M1 में से MS माइनस करेंगे। M1 हमारे पास टोटल मास है और वाटर का क्या हो जाएगा, M1 में से अगर हम यहाँ पे सोयल सैंपल का मास माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वाटर का मास आ जाएगा। अब सेकंड स्टेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास लॉस हो रहा है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का हमने लॉस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास देखें कि हमारे पास मास ऑफ वाटर इन स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड के अंदर अगर हम देखें हमारे पास मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा कि हमारे पास स्टेज 1 में क्या था M1 माइनस MS और स्टेज सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। टोटल V1 था, इसमें से V2 हमारे पास मास रह गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं M1 माइनस MS माइनस V1 माइनस V2 रो W। वाटर में इतना चेंजेस आया है। तो यहां से अगर हम देखें तो आपको पता है हमारे पास वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से M1 माइनस MS, ये हमने वाटर की बात कर ली है यहाँ पे, V1 माइनस V2 अपॉन रो W, कि हमारे पास वाटर में कितना चेंजेस हुआ है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ, हमारे पास पहले V1 हाइट तक यहाँ पे टोटल मास था और सेकंड स्टेज में V2 हाइट तक रह गया है, तो ये डिफरेंस हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। डिफरेंस हमारे पास आया है M1 माइनस MS माइनस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय हमारे पास मास ऑफ सॉलिड MS की फॉर्म में ही है। तो यहाँ से अब अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं W1 माइनस V1 माइनस V2 रो W अपॉन MS। ठीक है, तो ये कैसे आया, W1 हमारे पास क्या है, वाटर का डिफरेंस था जो स्टेज 1 के अंदर, वो हमारे पास W1 है। M1 माइनस, मैं आपको दिखाता हूं एक बार अच्छे से, आप देखिए कि हमारे पास स्टेज 1 में क्या था, वाटर हमने कैसे निकाला था, हमारे पास टोटल मास M1 था, इसमें से हमने सॉलिड को माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, हमने मास ऑफ वाटर स्टेज 1 में निकाल लिया था। तो जो W1 है, जो W1 है वो मास ऑफ वाटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेज 1 के अंदर। ठीक है, और हमारे पास आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वॉल्यूम में चेंजेस आया है स्टेज 2 के अंदर। V1 और V2 हमने माइनस करा और कितना चेंजेस आया है, वाटर के अंदर चेंजेस आया है, तो हमने यहाँ पे वाटर के टर्म में यहाँ पे इसको नोट कर लिया है। अब हम टोटल मास ऑफ वाटर को कैलकुलेट करें तो हमने दोनों टर्म को यहाँ पे कैलकुलेट करा और आपको पता है वाटर कंटेंट हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करके हमारे पास श्रिंकेज जो हमारे पास लिमिट है उसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है WS इक्वल टू W1 माइनस V1 माइनस V2 रो W अपॉन MS। W1 हमारा यहाँ पे मास ऑफ वाटर इन स्टेज 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने श्रिंकेज लिमिट भी निकाल ली है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। टीसीटी इंडेक्स, अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का हमारे पास, इसको हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आईपी इक्वल टू होता है हमारे पास लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। कि हमारे पास लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखनी है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले बेस पे हमारे पास डायरेक्ट
न्यूमेरिकल आते हैं और आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट इज कॉल्ड, तो हम लिख सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, नोट करके लिख लीजिए आप, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि अगर हमारे पास प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू लिक्विड लिमिट है, तो वहां पे हमारे पास आईपी हमेशा हम 0 रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारा प्लास्टिक लिमिट इज ग्रेटर या इक्वल टू लिक्विड लिमिट है, तो वहां पे हम आईपी 0 रिपोर्ट करते हैं। आप ये नोट करके लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंसी इंडेक्स या फिर रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव कंसिस्टेंसी या फिर इसको हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स ही बोलते हैं, और इसको हम आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये कंसिस्टेंसी है। प्लास्टिसिटी हमारा पी से था तो इसलिए हमने उसको आईपी से रिप्रेजेंट करा था। अब कंसिस्टेंसी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हम नोट करते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस नॉर्मल वाटर कंटेंट अपॉन आईपी। इसको हम कैसे बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ये हमारे पास W है, नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, आईपी हमारे पास है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, और WL है हमारे पास लिक्विड लिमिट। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव कंसिस्टेंसी या फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, अब नोट करके आप यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में लिखवा देता हूं आपको। अगर हमारे पास IC इक्वल टू 0 होता है, या फिर IC इक्वल टू 1 होता है, या फिर IC इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर IC हमारा 0 है तो वो लिक्विड लिमिट में है। ठीक है, लिक्विड लिमिट। ठीक है, अगर हमारे पास अगर हमारा IC 1 है तो वो हमारी हो जाएगी प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, अगर IC हमारा 1 से बड़ा है तो वो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे सेमी सॉलिड। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, याद करने के लिए मैं बताता हूं। हमारे पास यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके का था। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ था, हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ था। तो हमारे पास यहाँ पे ये स्टेट कौन सा था, ये हमारा लिक्विड था, ये हमारा प्लास्टिक था, ये हमारा सेमी सॉलिड और ये सॉलिड। तो हम कैसे याद रखें इसको, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको याद कर लेते हैं कि अगर हमारा IC 0 है तो हमारा लिक्विड होगा, 1 है तो प्लास्टिक होगा। तो हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे अपवर्ड में चल रहे हैं, 0 1 1 से बड़ा। तो 0 है तो लिक्विड है, 1 है तो प्लास्टिक है, और 1 से बड़ा है तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। मैं आपको यहाँ पे लिक्विड हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल और हमने पार्टिकल साइज एनालिसिस पढ़ा था, उनके मैं कंबाइंड क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। वहां पे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स या रिलेटिव कंसिस्टेंसी की वैल्यू 0 है तो वो किस स्टेट में होगी, तो वो हमारी लिक्विड लिमिट में होगी। 1 है तो प्लास्टिक लिमिट, 1 से बड़ा है तो सेमी सॉलिड हमारे पास यहाँ पे होगी। अब हम बात हमारे पास नेक्स्ट
टर्म हमारे पास आती है श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स को हम WS से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। SL से हम लिख देते हैं श्रिंकेज लिमिट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक लिमिट, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हमारे पास प्लास्टिक ना आके यहाँ पे हमारे पास लिक्विड आएगा, हम नोट कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट इज कॉल्ड श्रिंकेज इंडेक्स। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है, फॉर्मूले ही हमसे डायरेक्ट पूछता है या फॉर्मूला बेस ही हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स को हम IL से रिप्रेजेंट करते हैं, IL, ठीक है। तो हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला ही याद करिए। ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला पूछता है या फिर फॉर्मूला बेस हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स को हम IL से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो हमारे पास ये क्या हो गया, रेशियो बिटवीन नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट टू दी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड लिक्विडिटी इंडेक्स। W हमारे पास नेचुरल वाटर कंटेंट है, WP हमारे पास प्लास्टिक लिमिट है और IP हमारे पास, IP आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हमारे पास टर्मिनोलॉजी में लिखा देता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा। रेशियो बिटवीन नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड लिक्विडिटी इंडेक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, व्हेन सॉइल इन प्लास्टिक स्टेट, तो हमारा IL वेरी करेगा 0 to 1, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, अगर हमारा सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है तो हमारे IL की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। आप ये नोट करके लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि अगर हमारे पास सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है तो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो हमारे पास 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को हम IT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है IT इक्वल टू IP अपॉन IF। अब IP आपको पता है, IP क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और IF हमारे पास होता है फ्लो इंडेक्स। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, ये है हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, और IF हमारे पास है फ्लो इंडेक्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स इज कॉल्ड टफनेस इंडेक्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिखा देता हूं। जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो 0 से 3 के बीच में लाई करता है। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए कि हमारे मोस्ट सॉइल्स के लिए जो हमारा IT होता है वो 0 से 3 के बीच में लाई करता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, 0 से 3 के बीच में लाई करता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि हमारा मोस्ट ऑफ सॉइल्स के लिए टफनेस इंडेक्स कहां से कहां तक लाई करता है, तो हम नोट कर सकते हैं 0 से 3 के बीच में लाई करता है।
अब हम नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है, नेक्स्ट हमारे पास है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इसको हम एसटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। क्यू यू यू अपॉन क्यू यू आर। तो यहाँ पे ये क्या है, यू मतलब है अनडिस्टर्ब्ड सोइल और आर मतलब है रिमोल्डेड सोइल। सपोज करिए ये हमारे पास कोई सोइल सैंपल है, अब इसको हमने तोड़ मरोड़ के कैसे भी इस शेप में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोइल हमारे पास पहले इस शेप में था, मतलब ये अनडिस्टर्ब्ड था, हमने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी थी, ये जैसा था वैसा ही था। इसके बाद हमने इसके साथ छेड़खानी करी है और इसको हमने इस शेप में यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड और रिमोल्डेड के बीच में जो हमारा रेशियो होता है उसे ही हम यहाँ पे सेंसिटिविटी कहते हैं। कि मतलब हमारी सोइल पहले जिस कंडीशन में थी उसके बाद हमने उसको उसकी कंडीशन चेंज कर दी है, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वही हमारा सेंसिटिविटी कहलाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोइल के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है। उसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल आप बना लीजिए, सेंसिटिविटी है फर्स्ट, सेकंड वाटर कंटेंट और थर्ड है हमारे पास कंसिस्टेंसी। यहाँ पे अगर हमारी सेंसिटिविटी 1 से 4 के बीच में लाई करती है तो हमारा वाटर कंटेंट होगा नॉर्मल और कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या होगी यहाँ पे ग्रेवल। मैं पेन चेंज कर लेता हूं, या फिर कोर्स सैंड, ठीक है। अगर हमारी सेंसिटिविटी 1 से 4 के बीच में है तो वो कंसिस्टेंसी क्या होगी हमारे पास ग्रेवल और कोर्स सैंड के बीच में। अगर हमारी कंसिस्टेंसी 4 से 8 के बीच में है, ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या होगा सेंसिटिव वाटर कंटेंट होगा हमारे पास, ठीक है, और कंसिस्टेंसी होगी सैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर 8 से 15 के बीच में अगर हमारी सेंसिटिविटी है तो हमारे पास वाटर होगा एक्स्ट्रा सेंसिटिव, ठीक है, और हमारे पास कंसिस्टेंसी होगी फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर सोइल। फ्लोकुलेंट हम जब सोइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पे फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर सोइल क्या होती है वो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास अगर ग्रेटर देन 15 है तो वो हमारे पास क्विक कंडीशन होगी और हमारे पास कंसिस्टेंसी होगी फाइन क्ले, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमने नोट करा है अगर हमारी सेंसिटिविटी 1 से 4 के बीच में है तो वाटर कंटेंट नॉर्मल, 4 से 8 में सेंसिटिव, 8 से 15 के बीच में हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा सेंसिटिव और ग्रेटर देन 15 क्विक, और कंसिस्टेंसी 1 से 4 में ग्रेवल कोर्स सैंड, 4 से 8 में सैंड, फ्लोकुलेटिंग 8 से 15 में और फाइन क्ले 15 से ग्रेटर के बीच में। तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, नेक्स्ट हमारे पास है थिक्सोट्रोपी, ठीक है। थिक्सोट्रोपी क्या होती है, अभी हमने बात करी थी यहाँ पे सेंसिटिव की, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होती है हमारे पास कि हमने सॉइल सैंपल को लिया और उसके अंदर अगर चेंजेस कर दिए तो वो रेशियो हमारे पास सेंसिटिविटी कहलाता है। थिक्सोट्रोपी के केस में क्या होता है अगर हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है उसको हमने रिमोल्ड कर दिया, शेप चेंज कर दिया, तो इसके हमारे पास क्या होगा इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ में चेंजेस आ जाएगा। इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी और इसके साथ हमने छेड़खानी करी है तो इसकी स्ट्रेंथ में कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर इसको हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो इसके अंदर से एयर पास होगी, वाटर पास होगा, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। तो थिक्सोट्रोपी मतलब ये होता है कि अगर हमने रिमोल्डेट करा है तो रिमोल्डेट करने के बाद भी कुछ फ्यू टाइम के बाद अगर ये हमारी जो सोइल है वो वापस स्ट्रेंथ को गेन करती है, कुछ परसेंटेज अगर गेन होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है यहाँ पे थिक्सोट्रोपी कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमने सोइल को रिमोल्ड करा
और रिमोल्ड करने के बाद अगर वो अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को अगर वापस गेन करने की कोशिश करता है तो वो हमारे पास टर्म कहलाती है थिक्सोट्रोपी। अब हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट, और यहाँ पे अटरबर्ग लिमिट्स में लास्ट टर्म है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी का कुछ ये फॉर्मूला होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज बाय वेट फाइनर देन 2 माइक्रोन। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है हमारे पास परसेंटेज फाइनर बाय 2 माइक्रोन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जब यहाँ पे सैंपल लेंगे, जो सैंपल है हमारे पास 2 माइक्रोन से भी छोटा है, मतलब हमारी 75 माइक्रोन की सीव से पास करके अगर वो 2 माइक्रोन से भी छोटा होता है तो वो हमारा यहाँ पे 2 माइक्रोन से छोटा मटेरियल कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स और जो क्ले फ्रैक्शन होता है उसका जो रेशियो होता है वो हमारा एक्टिविटी कहलाता है, और हमारा मटेरियल अगर 2 माइक्रोन से छोटा है तो वो हम यहाँ पे एक्टिविटी में ऐड करते हैं। यहाँ पे आप नोट करके लिखिए, हमारे पास कुछ डाटा है यहाँ पे। अगर हमारी सॉइल लेस देन 0.75 है तो वो हमारे पास क्या होगी? इनएक्टिव क्ले होगी। ठीक है, अगर 0.75 से 1.25 के बीच में है तो वो हमारी नॉर्मल होगी, नॉर्मल क्ले कहलाएगी। और अगर ग्रेटर देन 1.25 है तो वो हमारी एक्टिव क्ले कहलाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। डायरेक्ट पूछता है कि अगर हमारी एक्टिविटी लेस देन 0.75 है तो हमारी वो क्या होगी? इनएक्टिव क्ले होगी। अगर 0.75 से 1.25 है तो वो नॉर्मल क्ले कहलाएगी, और 1.25 से बड़ी है तो वो हमारी एक्टिव क्ले कहलाएगी। यहाँ पे एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा WL माइनस WP होता है, और अगर हमारा पार्टिकल 2 माइक्रोन से छोटा है और उसको हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अटरबर्ग लिमिट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी लगभग लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। ऑलमोस्ट हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज अटरबर्ग लिमिट पढ़ी है। अटरबर्ग लिमिट के बाद हमने लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, ये सब पढ़ा है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट हमसे यहाँ पे डेफिनेशन बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे अटरबर्ग लिमिट और पार्टिकल साइज एनालिसिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।